हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा। अब आज की वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगे वैदिक एज को आज हम लोग देखेंगे कि वैदिक एज कब थी, उसके अंदर क्या था और डिफरेंट चीज़ें वैदिक एज की। तो वैदिक एज जो थी वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक थी और इसके मेनली 2 डिविजन्स हुए। मतलब हमारे वैदिक एज के 2 पार्ट होते हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के टाइम पीरियड को बोला जाता है। वहीं लेटर वैदिक एज की हम लोग बात करें तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग लेटर वैदिक एज में काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज का जो नाम है बेसिकली वो वेदास से लिया गया है। वेदास क्या होते हैं, अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें तो वेदास का जो मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है उसको कहते हैं गेनिंग नॉलेज। गेनिंग नॉलेज मतलब नॉलेज गेन करने, कहीं से जहाँ से मिलेगी उनको हम लोगों ने वेदास कहा है। ऊपर से वेदास जो हैं वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं जो कि हम लोगों को रिटन फॉर्म में अवेलेबल है और हम लोगों ने जिन्हें डिसाइफर किया है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेदास हैं वो भगवान के द्वारा दिए गए कुछ उपदेश हैं। बेसिकली भगवान ने उनको ओरल फॉर्म में दिया है और इसे ओरल फॉर्म में दिया है तो इसका नाम हम लोग श्रुति कहते हैं इसको। वहीं अगर हम लोग देखें कि वैदिक एरा में भगवान को क्या कहा जाता था तो भगवान के इन उपदेशों को बेसिकली अपौर्यशे कहा जाता था। अपौर्यशे भगवान के इन उपदेशों को कहा जाता था। इसके बाद अब वेदास को अगर हम लोग देखें तो इनके कुछ सब डिविजन्स भी हैं। वेदास के कुछ सब डिविजन्स भी हैं और बेसिकली ये जो सब डिविजन्स हैं ये टोटल 4 सब डिविजन्स हैं। पहला सब डिवीज़न जो है उसको हम लोग संहिता कहते हैं। दूसरे सब डिवीज़न को हम लोग ब्राह्मणास कहते हैं। तीसरे सब डिविजन्स को हम लोग अरण्यकास कहते हैं और वहीं चौथे सब डिवीज़न को जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ और एक रीज़न था उसकी वजह से ऐड हुआ, वो रीज़न मैं आपको आगे धीरे धीरे लेक्चर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ से देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अब बात करें कि इन डिफरेंट सब डिविजन्स में क्या क्या था, तो संहिता बेसिकली कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। कलेक्शन ऑफ हाइम्स है क्या? संहिता कलेक्शन ऑफ हाइम्स। वहीं अगर हम लोग ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स जो है वो कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स होते हैं। बेसिकली ब्राह्मण्स जो वेद का पार्ट जो ब्राह्मण्स है इसमें हम लोगों के सैक्रिफाइसेस कैसे परफॉर्म करने हैं, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर हम लोग अरण्यकास की बात करें तो कुछ चीज़ें जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि नागा साधु होते हैं और डिफरेंट टाइप के साधु होते हैं जो कि बेसिकली जंगलों में रहते हैं। तो कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस जो जंगलों में हर्मिट्स के द्वारा किए जाएं, मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके द्वारा किए जाएं, उस चीज़ को हम लोग अरण्यकास में बताते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उपनिषद की बात करें तो बेसिकली उपनिषद का मतलब भी गेन ऑफ नॉलेज ही होता है, गेन ऑफ नॉलेज ही होता है। लेकिन उपनिषद जो थे वो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये बाद में ऐड हुए। ये बेसिकली उपनिषद जो हैं हमारे वो बाद में हमारे वेदास में ऐड किए गए। तो इनको बाद में इसलिए ऐड किया गया, जैसे अभी हम लोग आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म फैलने लगा धीरे धीरे, तो ब्राह्मण्स को ऐसा लगा कि जो हमारा वेदों का एक पार्ट है या आप कह सकते हो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से उपनिषद लाए गए कि हमारा जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण्स के द्वारा किए गए रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस के बाद ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा, मतलब आपके जो सोल है उसको सैल्वेशन प्राप्त होगा। ऐसा भी आप कर सकते हो कि भगवान का बार बार नाम लेने से भी सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इस चीज़ को उपनिषद्स में कहा गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उपनिषद्स लास्ट में ऐड किए गए, तो उनको क्यों लास्ट में ऐड किया गया ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब अगर हम लोग देखें तो उपनिषद्स को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मतलब एंड ऑफ वेदास। एंड ऑफ वेदास
इसलिए क्योंकि जब इनको लास्ट में ऐड किया गया तो कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से इनको लास्ट में ऐड किया गया, इसकी वजह से इनको एंड ऑफ वेदास कहते हैं। वो रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो वेदास या वेदों के जो टाइप्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम लोग इसकी तरफ बढ़ें तो जो पहला वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है वो बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया, अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड बताया था, तो आप लोग कमेंट में मुझको ज़रूर बताइएगा कि अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ये अर्ली वैदिक एज में लिखा गया, ये ओल्डेस्ट वेद है, ये ओल्डेस्ट के साथ साथ लार्जेस्ट वेद भी है। लार्जेस्ट इसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर देखें तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं, जिनको कौन परफॉर्म करता था? होत्री कहते थे जो इन हाइम्स को परफॉर्म करता था। वहीं ये जो हाइम्स हैं इसके साथ साथ 10,600 वर्सेस भी हमारे ऋग्वेद में दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल्स हैं। 10 मंडल्स हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 पार्ट है। 10 पार्ट में हमारा ऋग्वेद जो है वो डिवाइडेड है। 10 पार्ट में ऋग्वेद हमारा क्या है? 10 पार्ट में ऋग्वेद हमारा डिवाइडेड है। 10 पार्ट में हमारा ऋग्वेद डिवाइडेड है। अब इन 10 मंडलों की अगर हम लोग बात करें तो 10 मंडलों में से कुछ मंडल्स हम लोगों को जान लेने चाहिए, क्योंकि उन कुछ मंडल्स में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, तो उस चीज़ को जान लेना चाहिए। जैसे कि थर्ड मंडल जो है ऋग्वेद का, थर्ड मंडल में बेसिकली हमारा गायत्री मंत्र दिया हुआ है। गायत्री मंत्र हमारा थर्ड मंडल में दिया गया है, जो कि विश्वामित्र ने दिया था। वहीं उसके बाद अगर और मंडलों की बात करें तो जो 7th मंडल है, 7th मंडल में हमारा दशराजन वॉर के बारे में दिया गया है। इस दशराजन वॉर के बारे में अभी मैं वीडियो में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अब अगर 7th के बाद देखें तो 9th मंडल में हमारा एक सोम नाम के प्लांट के बारे में दिया गया है, जिसको हम लोग गॉड ऑफ प्लांट भी कहते थे। अब सोम ही क्यों मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा तो कोई और जो है वो क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है? तो सोम हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा सोमरस। सोमरस बहुत सारी चीज़ों में सुना होगा कि सोमरस पहले के लोग कंज्यूम किया करते थे। तो ये वही है कि कौन सोम उस ही प्लांट को बता रहा है। इसके साथ साथ हमको 10th मंडल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि 10th मंडल जो है वो बेसिकली पुरुष सूक्त को बताता है। पुरुष सूक्त को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण समाज में या वैदिक समाज में 4 वर्णों की बात कही जाती है, तो 4 वर्ण जानने के लिए 4 वर्ण जिस चीज़ से निकल के आते हैं उसको हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं। और ये 4 वर्णों की बात करें तो वो 4 वर्ण जो हैं वो बेसिकली वो कौन कौन से हैं? तो वो आप देखिए कि पहला है ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, तीसरे हैं वैश्य और चौथे हैं शूद्र, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो इस पुरुषूक्त मतलब सबसे अच्छे मतलब बेस्ट पर्सन या बेस्ट मैन पुरुषूक्त को आप एक तरीके से कह सकते हैं, तो उनके माउथ से ब्राह्मण्स आए हैं। मतलब उनका जो माउथ है वो ब्राह्मण्स को डिपिक्ट करता है। वहीं उनके आर्म्स से क्षत्रिय आए हैं और उनकी थाइस से वैश्य आए हैं। वहीं शूद्रों की बात करें तो वो उनके बेसिकली फीट्स से आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये डिपिक्शन वर्णों का है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे वेद की बात करें तो दूसरा वेद जो है वो हमारा साम वेद है। सामवेद बेसिकली म्यूजिक के लिए सबसे पहली किताब है, फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक है। फर्स्ट बुक ऑन
म्यूज़िक है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे देखें तो सामवेद में बेसिकली हमको इतना ही जानने की ज़रूरत है कि ये पहली बुक म्यूज़िक की है। उसके साथ साथ इसके 2 उपनिषद जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो 2 उपनिषद कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से उपनिषद सामवेद से रिलेट करते हैं। तो उसमें से पहला उपनिषद जो है वो है चंदोदया उपनिषद। वहीं दूसरे उपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो वो है केन उपनिषद। अब इसके आगे देखें, अगर हम लोग तीसरे वेद की तरफ चलें तो तीसरे वेद में, तीसरा वेद ऐसे नहीं लिखना था, सॉरी, उसका नाम लिखना था यहाँ पे, यजुर्वेद। अब अगर हम लोग यजुर्वेद की बात करें तो बेसिकली यजुर्वेद जो है वो मंत्रों से, डिफरेंट टाइप्स के मंत्र, रिचुअल्स इसमें दिए हुए हैं। और ये जो है ये हमारे समाज को 2 सेक्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन से? कृष्ण सेक्ट और शुक्ल सेक्ट। इसके बाद इसके अगर हम लोग उपनिषद को देखें तो इसमें भी बेसिकली हम लोगों को 2 उपनिषद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से पहला है बृहद्रनिका। वहीं दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है कथ उपनिषद। बेसिकली ये जो कथ उपनिषद है इसमें नचिकेता और यम की कन्वर्सेशन की स्टोरी को बताया गया है, कन्वर्सेशन को बताया गया है। नचिकेता कुछ पूछते हैं यम से, तो उस चीज़ को इसमें बताया गया है। इसके बाद अगर हम लोग चौथे वेद की तरफ चलें तो वो है हमारा अथर्ववेद। ये बेसिकली मैजिक के ऊपर दिया हुआ है और इसको हम लोग बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला और मैजिकल स्पेल कह सकते हैं। मैजिक स्पेल, इसके ऊपर ये चीज़ दी हुई है। और इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो ये जो है ये टोटल 20 खंड में डिवाइडेड है, 20 खंड्स, 20 पार्ट्स में। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में डिवाइडेड है, वैसे ही ये 20 खंड में डिवाइडेड है। और इसके 2 उपनिषद हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि G20 समिट हुई कुछ टाइम पहले। तो G20 समिट का जो स्लोगन था वासुदेव कुटुंबकम, वो इसी वेद के एक उपनिषद से लिया गया है। एक सेकेंड, वो इसी वेद के एक उपनिषद से लिया गया है। और वो उपनिषद कौन सा है? वो उपनिषद महा उपनिषद है। वहीं इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे मैक्सिमम चीज़ों में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो जो ये सत्यमेव जयते है ये भी हमारे इसी वेद के एक उपनिषद से लिया गया है। वो उपनिषद कौन सा है? वो उपनिषद मुंडक उपनिषद है। बेसिकली मुंडक उपनिषद के बारे में ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात है ये तो हो सकता है एग्ज़ाम में इतना 2024 में पूछा गया हो, या फिर हो सकता है 2025 में भी एक बार पूछ लिया जाए पुराना करंट लेके। लेकिन जो ये सत्यमेव जयते है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी बहुत टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आगे भी रिपीट हो। इसके बाद अगर हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ें वेदास के बारे में, मतलब कुछ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ को अगर हम लोग जानने की देखें तो बेसिकली कुल 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ हैं। 6 में से पहला स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो समख्य है, और समख्य जो है वो बेसिकली कापिल्य ने लिखी है। वहीं दूसरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी अगर हम लोग देखें तो वो न्याय है, न्याय गौतम ने लिखी है। तीसरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो वो कन्नड़ है, जो कि वैशेषिका ने लिखी है। और बेसिकली इसके अंदर एटम्स की बात की गई है, परमाणुओं की बात की गई है। फिर अगर हम लोग चौथे की तरफ चलें तो आप लोगों ने रामदेव का नाम तो सुना ही होगा। जो बाबा रामदेव जिस चीज़ का प्रचार करते हैं
तो योगा, और योगा किससे ने दिया होगा? ये पतंजलि ने ही दिया है। तो बेसिकली ये आप एक ट्रिक ले सकते हैं वो कि इससे हम लोग योग का एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी याद कर लें। उसके साथ साथ उत्तर मीमांसा जो है वो बेसिकली बद्रायन ने दी है, वहीं इसके साथ साथ पूर्व मीमांसा जो है वो जमीनी ने हमको दी है, पूर्व मीमांसा जमीनी ने हमको दी है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे चलें तो ये वेदास हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये तो पता है कि कुछ वेदास हैं, ठीक है, टोटल 4 वेदास होते हैं, हमको ये भी पता है। लेकिन अब वेदास कोई ऐसे तो पढ़ने नहीं लगेगा, तो वेदास को पढ़ने के लिए जो टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको वेदांगास कहा गया। ये क्या है? टूल्स टू स्टडी और अंडरस्टैंड वेदास, ठीक है। ये टोटल 6 टूल्स ये भी हैं, जैसे कि 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज अभी हमने देखी, वैसे ही 6 वेदांगास भी हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक सेकेंड, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। शिक्षा क्या है? शिक्षा बेसिकली स्टडी ऑफ फिनोटिक्स है, फोनेटिक्स है। कल्प क्या है? स्टडी ऑफ प्रैक्टिस है। व्याकरण स्टडी ऑफ ग्रामर। इस चीज़ को तो आप बहुत आराम से याद रख सकते हो, जैसे आपने सुना होगा हिंदी व्याकरण, हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर की बात हो रही है। निरुक्ता स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी जो होती है वो बेसिकली स्टडी ऑफ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स की स्टडी हैं, ठीक है। इसके बाद ज्योति की बात करें तो स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि रात में हम लोगों के तारे चमकते हैं, रात में स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं, तो स्टार्स चमकते हैं, अब चमकते दिखेंगे तो आपको कैसे पता लगा वो चमकते हैं? ये यहाँ से लाइट आती है, इसी से आप याद कर सकते हो कि स्टार की स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी से ही आप याद कर सकते हो कि ज्योति, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें छंद, तो स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर, जैसे कि कुछ लोगों ने रामायण वगैरह पढ़ी होगी तो उन्होंने ये चीज़ सुनी होगी, ये छंद खत्म हो गया, ये छंद खत्म हो गया, वैसे करके। अब इस चीज़ के बाद अगर हम लोग सीधे अब चलें टाइम पीरियड पे, जहाँ से हम लोगों ने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड, जो कि अर्ली वैदिक एज के बारे में जाना जाता है, अर्ली वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली अर्ली वैदिक एज जो थी ये सप्त सिंधु एरिया में या सप्त सिंधु रिवर्स के पास में इस्टेब्लिश हुई, और ये सप्त सिंधु रिवर मतलब टोटल 7 रिवर्स हैं। पहली है इंडस, दूसरी है झेलम, तीसरी है छिनाब, चौथी है रावी, फिर ब्यास, ब्यास के बाद है सतलज, सतलज के बाद है सरस्वती। एक हमारे भारत में स्टेट है जिसको 5 रिवर्स का वो कहा जाता है, उस स्टेट का आप नाम जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको पता हो तो। और अगर सप्त सिंधु रिवर्स की बात करें तो ये इनके नाम है। लेकिन अब एक बात बताइए, ये तो हमारे मॉडर्न डे नेम है, पुराने टाइम पे ये नाम कैसे जाने जाते थे? तो पुराने टाइम पे इंडस को हम लोग सिंधु कहते थे, झेलम को हम लोग वितस्ता कहते थे, छिनाब को हम लोग अस्किनी कहते थे, रावी को हम लोग पुरुषनी कहते थे, ब्यास को हम लोग बिपाशा कहते थे,
सतलज को हम लोग शुतुद्री कहते थे। वहीं अगर हम लोग सरस्वती की बात करें तो सरस्वती को हम लोग सरस्वती ही कहा करते थे। अब अगर हम लोग देखें तो इसी टाइम पे 10 राजन वॉर भी हुआ था। 10 राजन वॉर मैंने आपको कौन से मंडल में बताया है ये आप मुझको जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 10 राजन वॉर इसी टाइम पे हुआ, ये रावी रिवर के पास में हुआ और इसका जो एंशियंट नेम है वो तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, पुरुषनी। अब उसके साथ साथ ये वॉर किसके बीच में हुआ, तो ये वॉर बेसिकली भरतह ट्राइब और कुछ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स जिनको हम लोग पुरुष कहते हैं उनके बीच में हुआ और इसमें भरत ही जीते थे, जिसकी वजह से आज की डेट में आप देखो तो हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है, उसके साथ साथ भारत भी कहा जाता है। कौन से वेद में है, कौन से मंडल में है, ये आप मुझको कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगर हम लोग और आगे देखें तो जैसे कि इंडस वैली में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे, डिफरेंट कैसे वहाँ की पॉलिटी थी, कैसे क्या वो लोग खाते थे, किसकी पूजा करते थे, कैसे सामान रखते थे, या कैसा उनके रैंकिंग थी वगैरह वगैरह। तो वैसे ही अब अगर हम लोग अर्ली वैदिक एज की बात करें तो यहाँ की जो सोसाइटी है, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को वर्णों के बारे में बताया था, तो वैसे ही 4 वर्णों में यहाँ की सोसाइटी बटी हुई थी और ये जो 4 वर्ण थे ये बेस्ड किस चीज़ पे थे, ये बेस्ड थे ऑक्यूपेशन पे, मतलब लोगों के काम करने के तरीके पे ये वर्ण सिस्टम बेस्ड था। ये ऐसा नहीं था कि हायरार्कियल चला आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे नो हायरार्की, हायरार्की यहाँ पे नहीं थी। लेकिन एक चीज़ है, ये जो सोसाइटी थी बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृ सोसाइटी थी, ये पितृ प्रधान सोसाइटी थी। ठीक है, अब इस टाइम पे कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही थी, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि पुराने समय में छोटे बच्चों का विवाह हो रहा था, लेकिन जब अर्ली वैदिक एज चल रहा था, अर्ली वैदिक एज पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे कोई चाइल्ड मैरिज वगैरह नहीं हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही थी, लेकिन विडो रीमैरिज का यहाँ पे भी एक ऑप्शन था, विडो रीमैरिज का यहाँ पर भी एक ऑप्शन था, और जिसको हम लोग बेसिकली नियोग कहते थे। और बेसिकली इस नियोग में होता क्या था कि एल्डर ब्रदर की जो विडो होगी, एल्डर ब्रदर की जो विडो होगी उसकी शादी ओल्ड यंगर ब्रदर से कराई जा सकती है। ये चीज़ उस टाइम पे प्रिवलेंट थी कि अगर कोई बड़ा भाई मर जाता है तो उसकी वाइफ की शादी उसके छोटे भाई से कराई जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी उठा के कहीं से भी करा दी जाए। उसके साथ साथ जो काऊ है उसको बेसिकली हम लोग पहले के टाइम पे वेल्थ माना करते थे और इसको मारना बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध माना जाता था। ठीक है, और इसको अघन्य कहा जाता था। जो बैटल्स भी होते थे, बैटल्स भी इन्हीं के लिए होते थे, काऊ के लिए बैटल होते थे, और जिसके पास सबसे ज़्यादा काउज होती थी उनको हम लोग गौमत कहते थे। वहीं बैटल्स को हम लोग गविष्ठी कहा करते थे। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके बाद पॉलिटी पे आएँ कि अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी कैसी थी, तो बेसिकली यहाँ की जो पॉलिटी थी वो मोनार्क बेस्ड थी। अब आप लोगों ने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे से पढ़ी है या कहीं से भी पढ़ी है तो उसकी आप लोगों को ये पता होगा कि वहाँ की पॉलिटी कैसी थी। उस चीज़ को आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि वहाँ की पॉलिटी कैसी थी। मोनार्क बेस्ड पॉलिटी तो थी यहाँ की, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप की असेंबलीज भी हुआ करती थी जिनका नाम है सभा, समिति और विधाता। अब सभा में कौन लोग हुआ करते थे? सभा में बेसिकली प्रिविलेज्ड लोग हुआ करते थे। प्रिविलेज्ड लोग, एक चीज़ आप मुझको बताइएगा कि प्रिविलेज्ड लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी जगह पे रहते थे, उसका एक स्पेसिफिक नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो आप मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें प्रिविलेज्ड पर्सनालिटीज़, प्रिविलेज्ड पीपल जो थे वो सभा में रहा करते थे। वहीं कॉमन पीपल, जो नॉर्मल पीपल थे, वो हमारे समिति में रहा करते थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें विधाता, विधाता एक नई चीज़ है लेकिन आप नाम से देख सकते हो भगवान को हम लोग विधाता कहते हैं। तो उससे यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस पीपल यहाँ पे हमारे इस वाली असेंबली में रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो अगर हम देखें कि यहाँ पे डिवीज़न कैसा था, डिवीज़न बेसिकली कैसा था, सोसाइटल डिवीज़न कैसा था, वो चीज़ अगर हम लोग देखें तो हमारे इसके अंदर सोसाइटल डिवीज़न कुछ इस प्रकार से था कि सबसे नीचे हमारा जो पार्ट है उसको हम लोग कुल कहते थे। उसके ऊपर अगर आप देखें
तो यहाँ पे आने के बाद कुल से बन जाता था ग्राम। ग्राम के बाद बन जाता था विश्व। विश्व के बाद बन जाता था, एक सेकेंड, विश्व के बाद बन जाता था हमारा जन। एक सेकेंड, विश्व के बाद बन जाता था हमारा जन, और जन के बाद टॉप पे बन जाता था राष्ट्र। ठीक है। हमारा अगर कुल की बात करें, कुल में आती थी फैमिली। फिर ग्राम में हमारा हो जाता था गांव, मतलब क्या है, विलेज। फिर जन में हमारी बन जाती थी ट्राइब, और राष्ट्र मतलब नेशन। ये हायरार्की थी हमारी उस टाइम की सोसाइटी की। ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे चले, तो मैंने आपको बताया कि कुछ रैंकिंग भी इस टाइम पे फॉलो हो रही थी। तो रैंकिंग की बात देखी जाए तो यहाँ पे पुरोहित कहा जाता था हमारे प्रीस्ट को मतलब पंडितों को पुरोहित कहा जाता था। उसके साथ साथ अब अगर वॉर्स होंगे तो सेनानी होंगे तो वॉर्स के हेडमैन बेसिकली आर्मी के चीफ को कहा जाता था, जैसे आपने देखा कि दशराजन वॉर हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर अगर देखें तो गांव के हेड को हम लोग ग्रामीणी कहते थे, विलेज हेड को हम लोग ग्रामीणी कहते थे। ये चीज़ें कुछ रैंक्स हैं जो बेसिकली दी हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वर्शिप जो होती थी वो बेसिकली नेचर वर्शिप होती थी। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं था कोई आइडियल वर्शिप हो या कोई भगवान वगैरह ज़्यादा पूजे जा रहे हों। यहाँ पे नेचर वर्शिप होती थी, जैसे कि वाटर, थंडर, फायर, इन चीज़ों की वर्शिप होती थी। और एयर, इन चीज़ों की वर्शिप होती थी। थंडर के गॉड को हम लोग इंद्र कहा जाते थे इस समय। इस एयर के गॉड को हम लोग वायु कहते थे। फायर के गॉड को हम लोग अग्नि कहते थे। ठीक है। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें वहाँ पे प्रिवलेंट थी। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रीकल्चर सोसाइटी थे तो हम लोग कुछ ना कुछ रख भी रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्रे कलर्ड पॉटरी पाई गई। आप लोग मुझको ये ज़रूर बताइएगा कि ऑक्रे कलर्ड पॉटरी मैंने और कहाँ पे इससे पहले बताई है, और उस टाइम पीरियड का नाम क्या है, ये चीज़ आप मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो अब हम लोग आ जाते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी पे। लेटर वैदिक का जो हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा वो 600 BC तक था। 1000 BC से 600 BC तक हमारा लेटर वैदिक एज चलती है। लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC तक चलती है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पहले हम लोगों ने देखा कि लोग सप्त सिंधु के रीजन में रहा करते थे, सप्त सिंधु के रीजन में रहा करते थे। लेकिन अब जो लोग थे वो गंगा यमुना दोआब की तरफ मूव कर गए, गंगा यमुना दोआब की तरफ यूज कर गए। मतलब बेसिकली पहले ये लोग ऊपर रहा करते थे, धीरे धीरे और नीचे आए। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया का मैप बना के इस चीज़ को देखना चाहें तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में आपको इंडिया के मैप बना के दिखाता हूँ कि ये लोग कहाँ से मूवमेंट, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये लोग बेसिकली इस वाले रीजन में थे, ये इस वाले रीजन में पहले ये लोग थे, जो सप्त सिंधु वाला रीजन है। ये हमारा सप्त सिंधु वाला रीजन है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, ये लगा लेता हूँ। इसके बाद ये लोग इस वाले पार्ट में आ गए, जो कि हमारा बेसिकली गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है। गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है। और बेसिकली ये लोग, ये जो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पड़ता है, यहाँ पे हमारा पड़ता है पंजाब। ये लोग बेसिकली पंजाब वाले रीजन से ये हमारे इस रीजन में, ये कौन सा है, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में आ गए थे। पंजाब वाले रीजन से ये लोग वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में, और एक सेकेंड, ये इस वाले रीजन में, वेस्टर्न यूपी वाले में आए। उसके बाद ये लोग और आगे बढ़े तो ईस्टर्न यूपी वाले रीजन में भी ये लोग आ गए थे। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो गंगा यमुना दोआब था, गंगा यमुना दोआब मान लीजिए, ये पार्ट को आप गंगा यमुना दोआब मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारे ऊपर साइड में कुरु ट्राइब थी,
वहीं गंगा यमुना दोआब के नीचे साइड में पांचाल ट्राइब थी। इन दोनों की जो राजधानी है मतलब कैपिटल है उसका नाम था हस्तिनापुर, क्योंकि कुछ टाइम बाद इन दोनों को एक ही ने कैप्चर कर लिया तो उसका नाम हस्तिनापुर हो गया। अब आप लोगों ने महाभारत का नाम ज़रूर सुना होगा, तो 950 बीसी में महाभारत हुई। और महाभारत किसके किसके बीच में हुई ये चीज़ भारत हुई। महाभारत बेसिकली कौरव और पांडवों के बीच में हुई। बेसिकली ये कौरव पांडव थे, ये इसी कुरु क्लैन से या कुरु ट्राइब से बिलोंग करते थे। और लेटर वैदिक पीरियड में बेसिकली अभी आप आगे देखोगे तो यहाँ पे हमको आयरन मिल गई थी, इसीलिए इस एज को हम लोग आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। आयरन मिलने की वजह से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आसान हो गई थी, डिफरेंट टाइप के वेपन्स बनाना आसान हो गया था, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ के लोग जो थे वो एग्रीकल्चर क्या करते थे, ये चीज़ अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ के लोग जो थे इनका चीफ लाइवलीहुड ही एग्रीकल्चर था। मतलब यहाँ के जो राजा थे या विलेज हेडमैन थे, ग्रामीणी थे, ये सब भी क्या करते थे, ये सब भी एग्रीकल्चर किया करते थे। इन लोगों ने राइस को भी उगाया, जिसके हम लोगों को साक्ष्य बहुत सारी जगह पे मिलते हैं जो हम लोग आगे देख लेंगे। लेकिन इस राइस को क्या कहते थे ये लोग इस राइस को व्रीही कहते थे, व्रीही राइस को ये लोग कहते थे। उसके साथ साथ ये लोग वुडन प्लॉशेयर यूज़ करते थे, वुडन प्लॉशेयर यूज़ करते थे। बेसिकली आयरन की इन लोगों ने खोज तो कर ली थी, आयरन इन लोगों ने ढूंढ लिया था, लेकिन तब भी ये लोग वुडन प्लॉशेयर ही यूज़ करते थे। आप लोग मुझको ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पे पढ़ा है कि कहाँ पे प्लॉशेयर का यूज़ हुआ है, ठीक है, या कहाँ पे प्लॉशेयर के एविडेंसेस मिले हैं, ये मुझको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ यहाँ आते आते गोत्र सिस्टम जो था वो विकसित हो गया था। अब अगर हम लोग इस टाइम की पॉलिटी की बात करें कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का, तो हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज में पढ़ा कि 3 टाइप की असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति और विधाता। वहीं अब आज जो ये लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग पहुँचे तो उस टाइम पे सिर्फ सभा और समिति ही रह गए थे। विधाता जो था, विधाता हमारा ख़त्म हो गया था इस टाइम में आते आते। उसके साथ साथ इनमें पहले वुमेन्स अलाउड थी, लेकिन अब इस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में नो वुमेन आर अलाउड टू इंटर दीज सभास, ठीक है, कोई वुमेन इनके अंदर घुसने मतलब वुमेन को अलाउ ही नहीं किया। उसके साथ साथ इस टाइम पे लाइफ को आश्रम्स में बांट दिया गया, लाइफ को बेसिकली आश्रम्स में बांट दिया गया। और ये जो आश्रम्स थे ये 4 आश्रम थे। अगर हम इन 4 आश्रम्स को देखें तो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअली मोनोगेमस, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल वर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लिविंग। इसके बाद आता है गृहस्थ। गृहस्थ मतलब शादीशुदा जीवन, जहाँ पे हम लोग शादी कर लेते हैं। इसके बाद आता है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ में टाइम टू गो टू द फॉरेस्ट। इसके बाद आता है लास्ट संन्यास। संन्यास मतलब टोटली गॉन टू द फॉरेस्ट। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये आज की अगर जनरेशन की बात करें तो वो पहले ब्रह्मचर्य में रहते हैं, उसके बाद गृहस्थ तक ही पहुंचते हैं। इसके बाद वन तो भगवान भरोसे कोई जाता ही नहीं है आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे हमारे ये 4 आश्रम्स हुआ करते थे। और ये जो 4 आश्रम्स हैं इनकी जानकारी हम लोगों को जबाला उपनिषद से मिलती है। जबाला उपनिषद से हम लोगों को इनकी जानकारी मिलती है। और अगर हम लोग इस टाइम के रिलीजन या गॉड की बात करें तो बेसिकली आप एक चीज़ देखो कि जो ये सब सिंधु वाला रीजन है, इस रीजन में ठंड होती है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। वहीं गंगा दुआब वाला जो रीजन है यहाँ पे आपकी रेनफॉल अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से अब इंद्र, जिनको हम लोग देखा करते थे कि अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने यहाँ पे जब गॉड्स को देखा तो हम लोगों ने इंद्र को देखा। अब आज की डेट में देखिए कि अगर ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, भूल जाती हैं या भुला दी जाती हैं। तो वैसे ही जो रिलीजन था ये अब थ्री गॉड्स बेस्ड हो गया, मतलब त्रिदेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। और इन त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ग्रे कलर्ड पॉटरी मिली। ग्रे कलर पॉटरी यहाँ इस टाइम पीरियड में यूज़ होने लगी थी। अब धर्म
सूत्र, धर्मसूत्र जो था बेसिकली नॉर्म्स फॉर किंग्स, मतलब जो लोग इस टाइम पे राज कर रहे थे उनके लिए ये धर्मसूत्र था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो गौमत, जैसे मैंने आपको बताया कि गौमत जो था वो वेल्दी पीपल को कहा जाता था। अब वेल्दी पीपल यहाँ पे जब काऊ के बिहाफ पे वेल्थ डिसाइड हो रही है, तो अब काऊ को वेल्थ माना जा रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा काऊ होंगी वैसे ही उतनी ही उसके पास वेल्थ होगी, इसीलिए काऊ को हम लोग गौ गौ कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे गौमत कहा जाता था। अब हम लोग देखें तो नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र एक बुक है जो कि बेसिकली डांस के ऊपर में है, और ये जो ये बुक है ये बेसिकली भरत मुनि ने लिखी है, भरत मुनि ने लिखी है। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हमारे जो वैदिक एज थी, हमारा जो वैदिक पीरियड था, उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कि कौन सी रिवर क्या थी, क्या चीज़। बस इतना ही एग्ज़ाम बेस से इम्पोर्टेंट है, और इतना ही जो एग्जामिनर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो। बस थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।